बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म की तरफ से बड़ी बातें क्या कही गई, जहां पर उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स यानी इजहार तशक्कुर किया है, जो सदर हिंद की तरफ से खिताब किया गया था ऐवान के अंदर। राज्यसभा में थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म बोल रहे थे, लेकिन सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर जम्मू सूबे से बड़ी खबर आ रही है और बैनुल अक़वामी सरहद पर एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। जिला सांबा से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर सांबा के अंदर एक दरअंदाज को हलाक करने का बीएसएफ की तरफ से दावा किया गया है। एक दरअंदाज जिसको हलाक किया गया है बीएसएफ की तरफ से, जहां पर सिक्योरिटी काफी चौकस रहती है हमेशा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर भी सूरत हाल पुरतनाव जरूर नजर आती है, लेकिन बीएसएफ की यहां कार्रवाई, भारतीय हुदूद में दाखिल होने की कोशिश दरअंदाज कर रहा था, इसी बीच उसे यहां पर हलाक कर दिया गया बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ जराये जो बता रहा है कि सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी चौकन्नी रहती है, इसके बावजूद भी कई मकामात पर दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं और उन्हीं कोशिश में से एक को नाकाम बनाते हुए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी अहम कार्रवाई हुई है और एक शख्स को जो दरअंदाजी कर रहा था पाकिस्तान के हुदूद से भारतीय हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे हलाक कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ यहां पर मान रहा है। गुज़श्ता दिनों भी हलचल, कभी ड्रोन के जरिए तो कभी यहां पर दरअंदाजी के जरिए हालात को खराब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिशें की जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में यहां पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने पहले वार्निंग दी, वार्निंग शॉट भी दिया, लेकिन न मानने पर कार्रवाई की गई और ताजा तरीन तफसीलात जो मौसूल हो रही हैं कि सांबा के अंदर एक दरअंदाज को हलाक कर दिया गया है, जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जो जिला सांबा से जो इस तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हलाक कर दिया गया। और जिला सांबा के अंदर इस तरह की कोई पहली कार्रवाई नहीं है, जहां पर आप ये देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जब चैलेंज किया गया इस तरीके से, बल्कि कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर दरअंदाजी के बीच चैलेंज किया गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई और जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हुई है यहां पर इस वक्त भी जिला सांबा के अंदर, जहां पर एक दरअंदाज को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। और खबर यह है कि बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी हिस्से से भारतीय हुदूद में दाखिल होने की कोशिश ये शख्स कर रहा था। जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर उसे वार्न किया गया, ना रुकने पर फायर ओपन हुआ और एक दरअंदाज को हलाक किया गया। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि लाश यहीं पर अभी पड़ी है, जिसको पाकिस्तान की जो उस तरफ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो रेंजर्स हैं, उन्हें उठाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर फ्लैग्स मीटिंग होती है, इस तरह के वाकयात को कम करने के लिए बार बार इस तरह की कोशिशें ना हो, इसके बावजूद भी एक बड़ी कोशिश फिर से हुई थी दरअंदाजी की, जिसे फिलहाल बीएसएफ ने नाकाम बनाने का दावा किया है। चलिए जनूबी कश्मीर आपको लिए चलते हैं। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, जहां पर जनूबी जिला अनंतनाग में बड़ी खबर इस वक्त अनंतनाग से, जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में मटीपुरा अनंतनाग में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार इस इलाके के अंदर, जहां पर एसओजी की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है कि गोलियां चलने की आवाज यहां पर सुनाई दी गई। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और पूरे एक बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मटीपुरा अनंतनाग के अंदर जहां पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके के अंदर जहां पर गोली चली है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है, जहां पर खोवेरीपुरा गांव है अनंतनाग जिले के अंदर। इतलात थी, इस पर जानकारी और भी लेंगे थोड़ी देर में अपने नुमाइंदे से, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इलाके के अंदर फौज के साथ साथ पुलिस की तरफ से इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मटीपुरा का इलाका है, खोवेरीपुरा गांव है, जनूबी जिला अनंतनाग, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है, जहां पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को शुबा है कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी हो सकती है, जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई फोर्सेस ने शुरू कर दी है। सीधा अनंतनाग आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन राह रास्त हमारे साथ हैं। फिदा, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन इस हवाले से?
मैं आपको बता दूं कि जो खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के आंग मटीपुरा से कि जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इलाके में जा रही थी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, तो वहां पर गोली चलने की आवाज जो सुनाई दी गई, तो उसके फौरन बाद पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया है और अभी भी ये मुहासरा जारी है। और बताया यही जाता है कि 3 राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ वहां पर एक पुलिस पार्टी जा रही थी कि अचानक वहां से गोली चलने की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर वहां पर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। क्या अब वहां पे ये जगत में तब्दील हो जाएगा या फिर वहां से अभी कोई इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर वो इलाका है जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है ये अभी जारी है। जी आसिफ। फिदा, ये भी बताइए इस इलाके के अंदर क्या मुसद्दिका इतलात थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, या रूटीन वाइज जिस तरीके से ऑपरेशन चलता है कौमी शाहराह पर कुछ हिस्सों में वो चल रहा था जब ये गोली चली है? देखिए आसिफ, गोली जब चली तो क्या वहां पर मिलिटेंट मौजूद थे? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे, या फिर वहां पर अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंटों ने फायर खोला? ये 2 चीजें हो सकती है एक एक के। क्या सिक्योरिटी फोर्स ने मन बना लिया था? क्या उनके पास खबर थी कि वहां पर मिलिटेंट मौजूद है तो उसके बाद हम वहां पर पहुंच गए तो उसके बाद फायर खोला गया, या फिर अचानक से सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंट की नजर पड़ गई, मिलिटेंट कहीं क्रॉस तो नहीं कर रहे थे या एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहे थे? ये कहना मुश्किल है, थोड़ी देर के बाद जो है तस्वीरें साफ हो जाएगी। आसिफ, ये इलाका किस तरह का फिदा, रिहायशी इलाका है या नेशनल हाईवे के साथ कोई सटा हुआ एरिया है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है? देखिए आसिफ, बिल्कुल ये नेशनल हाईवे से नहीं मिलता है। ये बिल्कुल अनंतनाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है जहां पर ये फायर हुआ है। आंग मटीपुरा का ये इलाका है, बिल्कुल ये नेशनल हाईवे से काफी दूर है और टाउन से भी काफी दूर है। आप थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या झड़प में तब्दील हो जाएगा या फिर कुछ और तस्वीरें सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन तमाम जानकारी के लिए। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इस इलाके के अंदर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई, जिसके बाद कॉर्डन मजीद सख्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां तैनात है, साथ ही फौज की मदद से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च शुरू किया गया है। किसी तरह का नुकसान किसी तरफ से भी फिलहाल नहीं, या किसी सिविलियन को कोलैटरल डैमेज हुआ हो, कोई इस तरह की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। लेकिन गोलियां चलने की आवाज जब सुनाई दी गई तो फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस का यहां पर मदद लेकर इस पूरे इलाके के अंदर मजीद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर इंतखाबात भी हो रहे हैं और इंतखाबात डीडीसी के चेयरपर्सन और नाइब चेयरपर्सन के लिए हो रहे हैं। चेयरपर्सन के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं इसका दूसरा मरहला है और अब उम्मीदवार इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उनकी मौजूदगी में डोडा, उधमपुर, बडगाम, कुपवारा, बारामूला के अंदर, जहां पर आज एक बार फिर माना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला होगा बीजेपी का। जम्मू सूबे के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में उधमपुर और डोडा के अंदर कब्जा तय है आज की नशिस्तों पर। शुमाली कश्मीर में पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कुपवारा के अंदर, बारामूला के अंदर पीडीपी यहां पर कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन बडगाम के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का माना जा रहा है कि वो आज अपना यहां पर उम्मीदवार जिसे चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। बड़ी बात होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहला इस तरह का कोई उम्मीदवार होगा पहले 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर अब तक सबसे पहले यहां पर वोटिंग हुई है। चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन का इंतखाब हुआ है या आज दूसरे फेज में हो रहा है। तो इस मरहले के तहत बडगाम के अंदर डीडीसी चेयरपर्सन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन सकता है। लेकिन जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जहां पर मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है, बाकी किसी जमात को नहीं है। डोडा में 14 में से 8 और इसी तरीके से उधमपुर 14 में से 13 सीटों के साथ सरे फहरिस्त यहां पर भारतीय जनता पार्टी है। इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला जो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, फिलहाल अक्सरियत का दावा तो हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में उम्मीदवार भी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में, चूंकि उनकी निगरानी में
जो आला अफसरान है उनकी मौजूदगी में, खासतौर से डिप्टी कमिश्नर जो इलेक्शन ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्ट के तैनात किए गए मुख्तलिफ अजला में 5 डिस्ट्रिक्ट में 2 फेजेस के तहत। इसके बाद 10 और 13 को तीसरे मरहले के तहत वोटिंग होगी। इस वक्त थोड़ी देर में वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और जबरदस्त टक्कर एक बार फिर देखने को मिलेगी। चलिए बात वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, क्योंकि सदर हिंद के खिताब का उन्होंने इजहार तशक्कुर किया और वज़ीर-ए-आज़म ने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना को मुल्क के अंदर कम करना सबकी बड़ी जिम्मेदारी इसमें जो रही थी उसको निभाया गया और सब ने मेहनत करके आलमी वबा को काफ़ी हद तक न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए जो ताउन सरकार को दिया, इसी कामयाबी के साथ दुनिया में मुल्क इस वक्त आगे बढ़ रहा है। मुखालफत करने के लिए कई और मुद्दे हैं जिसको हमने देखना होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लेकिन साथ ही बड़ी बात उनकी तरफ से कि किसानों के मामले पर सरकार किसानों के साथ बातचीत मुसलसल कर रही है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर मजीद इस पर बड़ी पेशरफ्त का इम्कान नजर आ रहा है। यहां पर लोकतंत्र को लेकर के काफी उपदेश दिए गए, बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। ऐसी गलती हम न करें। और मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटिमिडेशन, हाउडिंग, जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बार, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। माननीय सभापति जी, मैं एक कोट इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और खास करके लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं विशेष आग्रह से कहूंगा कि इसको समझने का प्रयास करें। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और संयोग है कि 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया। और उसका परिणाम है कि आज हम ही हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं। दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को यह सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। भारत की शासन व्यवस्था। चलिए बात जम्मू कश्मीर की फिर से, जहां पर एक बार फिर पेड़ों की बेदरी कटाई लोगों के लिए दर्दसर बन सकती है, क्योंकि कश्मीर में बड़े प्रोजेक्टों की जो तामीर के दौरान जंगलात के बेतहाशा कटाव ने न सिर्फ कश्मीर के माहौलियात के लिए तबाहकुन साल साबित किए हैं, बल्कि आने वाली नस्लों भी जहां पर कई खतरनाक नताइज से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। और माहिरीन का कहना है कि इससे सैलाब का खतरा बढ़ जाएगा और माहौलियाती तवाजुन बिगाड़ने का मौजब भी बन सकता है। कश्मीर में जहां पर कई ऐसे बड़े मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दर्जनों पेड़ काटे गए, हजारों की तादाद में भी आदादोशुमार सामने आए। वहीं जिला सांबा से अमरगढ़ में जहां पर ट्रांसमिशन लाइन की तामीर के दौरान करीब 11,000 दरख्तों का सफाया कर दिया गया। अब जोजिला और जेड मोड सुरंगों की तामीर के दौरान भी कम से कम 10,000 पेड़ पौधों को काटने की तैयारियां हो रही हैं। अगरचे महकमा जंगलात का कहना है कि सभी पेड़ नहीं कटेंगे, अलबत्ता मंसूबे की तकमील के लिए उन्हें मार्क करके रखा जाएगा, लेकिन माजी के तल्ख तजुर्बात की रोशनी में सूरत हाल को इंतहाई गंभीर ही तस्वुर किया जा सकता है। कई साल कबल बीकन हुकाम ने जहां पर बंगस द्रंग्याड़ी सड़क की तामीर के दौरान बड़े पैमाने पर जंगलात को नुकसान पहुंचाया था। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। महकमा माहौलियात के मुताबिक अगर किसी जंगल में दीवार या कायर के पेड़ कटते हैं तो उसकी जगह अगर कोई नया पेड़ लग जाए तो वो 60 से लेकर 100 साल में जाकर बड़ा होता है। माहिरीन के मुताबिक अर्बन प्लानिंग में इस असूल को मद्देनजर रखते हुए हुकाम अगर ये कहती है कि पुरशूर मकामात जैसे फैक्ट्रियों और कारखानों के करीब ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन यहां तामीर तरक्की को पहली और माहौलियात की दूसरी तरजीह दी जाती है, तो माहिरीन के मुताबिक कश्मीर को लद्दाख से जोड़ना अच्छी बात तो है, लेकिन इसके लिए दरख्तों का सफाया करना इंतहाई तशवीशनाक है। माहिरीन का कहना है कि जंगलात ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी है। एक आम दरख्त साल में तकरीबन 12 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और 4 अफराद के कुंबे के लिए साल भर की ऑक्सीजन फराहम करता है। लेकिन डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट आमिर अली कहते हैं कि जंगलात के कटाव से सैलाब का खतरा बढ़ जाता है और मौसमियाती तब्दीली भी आती है और इससे आने वाली नस्लों को इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। बढ़ते आगे बात उत्तराखंड की, जहां पर एक और कुदरती आफत ने लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 150 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि पिछले 15 घंटों से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में इतवार के रोज जहां पर ग्लेशियर धंसने के पेश आने के कुदरती हादसे में अब तक 150 लोग लापता हैं और 14 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। आईटीबीपी के तर्जुमान विवेक पांडे ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी टीम दूसरी टनल में राहत और बचाव का काम तेज कर रही है और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 30 अफराद वहां फंसे हो सकते हैं। टनल को साफ करने के लिए तकरीबन 300 आईटीबीपी के जवान लगा दिए गए हैं। चमोली पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि टनल में फंसे लोगों के लिए बचाव और राहत का काम जारी है। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक कुल 15 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग मकामात से 14 लाशें बरामद कर ली गई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही मची है और इसके सबब अलकनंदा और धूली गंगा तुग्यानी पर हैं और जहां पर ऋषि गंगा दरिया पर भी पावर प्रोजेक्ट के डैम का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर टूट गया है।
ग्लेशियर के टूटने से बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा था और ऐसा ही कुछ हुआ, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले इलाकों तक अलर्ट जारी कर दिया है। नहीं, हमें फोन आया था, एक हमारे वो सुपरवाइजर था वहाँ पर, उसकी घरवाली का फोन आया था, बोला कि पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया। हमने सोचा पानी कहाँ से बढ़ेगा, मतलब मौसम साहब है, पानी कहाँ से बढ़ेगा। फिर भी मतलब हम हमारे 5-7 आदमी भेज दिए थे, हम आगे टनल बंद था, फिर टनल में आवाज़ दी हमने, तब तक हमने बाहर देखा, तब तक नदी से पानी मतलब काफ़ी उतर रहा था। उसके बाद मैं भी भाग गया, बाकी हम दौड़ते दौड़ते ऊपर निकल गए थे। बाकी हमारे बाहर के आदमी सेफ थे, बाकी 14 आदमी या 12 आदमी अंदर टनल में थे भाई, इतने हुआ, बाकी हम भाग गए थे ऊपर। मैं आउट हॉल में ना देखा क्या, तो मतलब मैं करीब 10 मीटर का फैसला था हमारा, है ना। पानी ऐसा लग रहा, पानी नहीं लग रहा था वो। सरहदी जिला पुंछ से एक और खानदान ने दावा किया है कि उनका 35 साला बेटा लाइन ऑफ कंट्रोल गलती से अबूर करके पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गया है। अहले खाना के मुताबिक लड़का जहनी तनाव के बीच सरहद पार कर गया, जिसकी वजह से वो तशवीश में मुब्तला है। इस गरीब खानदान ने जिला इंतजामिया से उनके बेटे की वतन वापसी के लिए इकदाम करने की इंतजामिया से अपील की है। वो तेरा ना मोमिनाबाद बटमालू में मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली अहम राब्ता सड़क, जिसकी खस्ता हालत मुतद्दिद इलाकों के अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनी है। इलाके के लोग इंतजामी की गैर संजीदगी पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों के मुताबिक मुतलका हुकाम से सड़क की मुरम्मत कर उन्हें राहत पहुंचाने की अपील की गई, ताकि अवामी मसाइल का इलाके में फौरी तौर इजाला हो सके। यहाँ की हालत देख सकते हैं। यहाँ ये जो अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है, आज की डेट में भी हमें लॉन्ग रूट लेके यहाँ से चलना पड़ता है। ना ही हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जा सकते हैं, जाने वैसे इस वक्त तो स्कूल बंद है, लेकिन ट्यूशन वगैरह तो जाना पड़ता है ना, वो जा ही नहीं सकते। हमारे जो बुजुर्ग है वो जहाँ से डरते हैं चलने में, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सिरा भी कितना पानी जमा है। हमने बहुत सारे हुकाम से इस बारे में 2017 से हमारी कम्युनिकेशन है सर। अब इधर मुस्तफाबाद ज़िनाकोट श्रीनगर में भी सड़क की खराब हालत और ड्रेनेज के अब्तर निज़ाम से अवाम परेशान है। ड्रेनेज की खराबी और सड़क की खराब हालत के बायस राहगीरों के लिए इलाके से गुजरना न सिर्फ बेहद मुश्किल है, बल्कि अब्तर निज़ाम से आलूदा पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से वबाई अमराज का खतरा भी बढ़ गया है। मकामी आबादी ने म्युनिसिपल हुकाम से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर जिला इंतजामिया से भी ड्रेनेज और सड़क की मुरम्मत का मुतालबा किया। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।